बीजेपी उसने वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। 2014 से 2023 9 साल हो गए इनको सरकार में। 9 into 2 18 करोड़ नौकरीज बनती हैं। 18 करोड़ नौकरी छोड़िए, 18,000 नौकरियां नहीं दी इन लोगों ने। सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, वो नहीं दिया। और खास तौर पे कहा था 2022 तक भारत देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, आज तक नहीं बना। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी, आज तक नहीं चली। 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, आज तक नहीं मिला। ऐसे कैसे होता है कि कोई नेता जब विपक्ष में है तो उस पर यही पार्टी बीजेपी के लोग खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है। उस पर सीबीआई ईडी के सारे केसेस रुक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस बंद हो जाती हैं, केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने कहा हम महाराष्ट्र में बैठे, मैं यहीं के नेताओं के एग्जाम्पल देता हूँ। कई बड़े नेताओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये तो सिंचाई घोटाले के आरोपी हैं। कहते थे ये इनकी जगह जेल में है और ये जिंदगी भर चक्की पीसेंगे। वो इनकी पार्टी में आ गए अपनी पार्टी छोड़कर, तो उन्हें बड़ा बड़ा मंत्रालय दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिए। महाराष्ट्र के एक और बड़े नेता थे नारायण राणे, आप नाम सुना होगा। बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी वो साफ हो गए। दोस्तों, ये एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन है राघव चड्ढा भाई के साथ। उनके एएपी टेन्योर के बारे में बहुत सारी बातें करी है, करंट पॉलिटिकल सिनारियो की बहुत सारी बातें करी है, एंड स्पेशली फ्यूचर ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी बातें करी है। एंजॉय टुडेज वेरी स्पेशल पॉलिटिकल पॉडकास्ट टीआरएस विद राघव चड्ढा। हियर वी गो बेबी। राघव चड्ढा, टीआरएस में आपका स्वागत है। कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सामने देख। हिंदुस्तान में एक राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम भी टीआरएस है। हाँ। तो आपने शायद वहां से इंस्पिरेशन ली है। नहीं, हमने उनके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को बीट करके किया। अभी नंबर 1 डिजिटल प्रॉपर्टी क्रिएट करी है। स्टार्टअप मेंटालिटी। हम भी स्टार्टअप हैं। हाँ, वही। आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो पॉलिटिकल स्टार्टअप। पॉलिटिकल स्टार्टअप मतलब क्या? वेल, पॉलिटिकल स्टार्टअप मतलब एक छोटे से ग्रुप ने 8, 10, 50, 100, 200 लोगों ने मिलकर एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसका नाम आम आदमी पार्टी। और मैं अक्सर कहता हूँ इट इज़ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप। ओके। 10 साल के अंदर इतनी बड़ी पार्टी बन गई, 2 सरकारें हैं, 161 विधायक हैं, 11 सांसद हैं। तो इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप। ओके, कूल। जैसे आप एक स्टार्टअप है, हम भी एक स्टार्टअप है। You are a founder, I may be a co-founder. I can't stop smiling right now. राघव चड्ढा की एनर्जी ऐसी है। आप कुछ बताइए आपके ब्रांड इमेज के बारे में। अकॉर्डिंग टू आपका ब्रांड इमेज क्या है पब्लिक आई में? और मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर एपिसोड के लिए मैं रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ बताया, पर पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये मैंने शिखर धवन को भी पूछा था कि एज अ बैट्समैन आप खुद को डिस्क्राइब करो, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अटैकिंग बैट्समैन हूँ, अग्रेसिव, मैं डिफेंस के बारे में सोचता नहीं। तो डिस्क्राइब योरसेल्फ। वेल, अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करें? आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन, एन ऑर्डिनरी मैन। जी। एक साधारण से परिवार से आता हूँ और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, इनफैक्ट जब अन्ना हजारे आंदोलन अपने पीक पर था, चरम पर था, उस समय अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई और हम मुझ जैसे लाखों युवाओं ने उस समय आंदोलन ज्वाइन किया, ये सोचकर कि देश के लिए कुछ करना है, व्यवस्था बदलनी है, सिस्टम बदलना है, सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है। ये नहीं सोचा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, हम उसका हिस्सा होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, सरकारों में आएंगे, सरकारें चलाएंगे, ये सब नहीं सोचा था। तब आप स्टूडेंट थे अन्ना हजारे के साथ जब आप कैंपेन कर रहे थे। तब से लेकर आज तक बहुत सारे अलग अलग रोल्स निभाए हैं आपने। तो मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा कि एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट क्या क्या सीखा आपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, क्योंकि हाल ही में ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों से मैंने इनपुट्स लिए पॉलिटिकल वर्ल्ड के बारे में। मैं अब तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अदर देन व्हाट आई सेड अबाउट एवरी पार्टी इज गोइंग एट इट अगेंस्ट ईच अदर, बट मैं सिस्टम को समझना चाहता हूँ क्योंकि मोस्टली भारत
का यूथ डरता है पॉलिटिक्स से, तो क्या डरना चाहिए? सच्चाई क्या है? देखिए, पहले तो ये बात बिल्कुल सच है कि भारत का यूथ ना कि पॉलिटिक्स से सिर्फ डरता है, बल्कि पॉलिटिक्स को, राजनीति को एक बहुत ही खराब प्रोफेशन या एक गंदगी भरा वर्ल्ड समझ के उससे दूर रहता है। और उसका कारण ये है कि इस देश के बहुत सारे नेताओं ने और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पॉलिटिक्स को बद से बदतर कर दिया। कैसे? आज़ादी के टाइम पे जो राजनीति में लोग थे, उन्हें हम आज भी याद करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देश सेवा करी, देश को मजबूत करने के लिए काम किया, और राजनीति, जिसे राज्य की नीति कहते हैं, राज्य के लिए नीति बनाकर लोगों का कल्याण किया। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में बहुत पार्टीज और लोगों ने पॉलिटिक्स को अपने आप को एडवांस करने के लिए, अपने आप को पर्सनली एनरिच करने के लिए इस्तेमाल किया, और उसके अंदर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हुआ, कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हुआ, कास्ट रिडन पॉलिटिक्स भी हुई, और लोगों ने पैसा निकाल कर सरकारों को लूट कर अपने खजाने भरे, और एक बहुत ही मर्की और एक डर्टी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स हमारे सामने, देश के सामने आज खड़ा है। लेकिन ये कीचड़ तब साफ होगा जब आप खुद इस कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में झाड़ू लेके उतरेंगे और सफाई करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। या तो आप बाहर बैठकर सिस्टम को देखते रहो, बर्दाश्त करते रहो, सहते रहो, या फिर सिस्टम में खुद घुसो और सिस्टम की सफाई करो और सिस्टम को चलाओ। एक कहीं देयर वाज अ वेरी फेमस सेइंग आई हैड वंस रेड दैट द पेनल्टी फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स इज दैट यू विल बी गवर्न्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर हिम्मत है तो उस राजनीति में आओ और इस सिस्टम को साफ करो। जब हमने पार्टी नहीं बनाई थी, हम आंदोलन में थे, और जिन लोगों के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे और एक लोकपाल बिल के आंदोलन को चला रहे थे, उन लोगों ने हमें कहा कि अगर हिम्मत है तो पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो और सरकार बनाओ। जब तुम्हारी सरकार बन जाएगी तो लोकपाल बिल ले आना अपना। अभी क्या है, सड़क पर बैठ के चिल्लाते रहते हो, जब देखो अनशन करते रहते हो, शोर मचाते रहते हो। बनाओ पार्टी, चुनाव लड़ो, सरकार बनाओ, अपना लोकपाल लाओ। हमने चुनौती स्वीकार कर ली, पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, सरकार बनाई और अपना लोकपाल बिल पास किया। तो सिस्टम में घुसना पड़ेगा। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये इस देश की विडंबना है कि भारत देश एक युवा देश है। वी आर अ वेरी यंग कंट्री। The average age of India is 29. I am 34. I am above the average age. और एवरेज एज भले ही 29 हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की एवरेज एज आप देखेंगे तो 55, 60, 70 साल है। लोकसभा का आप एक पैरामीटर लेकर उसे मेजर करिए, एवरेज एज ऑफ लोकसभा इज 54, 55 ईयर्स। 54-55 साल औसत उम्र है भारत की लोकसभा की। राज्यसभा में की वो उम्र 64 साल है, और भारत देश की एवरेज एज 29 साल है। तो देश युवा है लेकिन नेता ओल्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अनुभव नहीं चाहिए, अनुभवी नेता, वृद्ध नेता भी चाहिए, लेकिन युवा नेता भी चाहिए, युवा लोग भी चाहिए जो खुद सामने आकर देश की बागडोर संभालें। अब आप बताइए, जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो आपके इश्यूज हैं, मेरे इश्यूज हैं, बेरोजगारी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, गेमिंग से लेकर महंगाई की बात हो, जिस नजरिए से युवा उस इशू को देखकर सामने रख सकता है, उसका सोल्यूशन दे सकता है, क्या कोई बुजुर्ग आदमी दे सकता है? मुझे नहीं लगता। तो कहने का मतलब यह है कि आप युवाओं की भी भागीदारी आज की देश की राजनीति में होनी चाहिए। एंड माय अपील टू यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री इज दैट यू मस्ट कम फॉरवर्ड एंड कम एट द फोरफ्रंट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, जो कि आसान नहीं है। उसमें उसकी चुनौतियां अलग हैं, राजनीति में आने की, राजनीति में रहकर सस्टेन करने की, अपनी बात रखने की, उसमें कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करके आपको आगे आना होगा। ओके, सीए करने के बाद your entire 20s was spent in politics basically, all of it, and even like early 30s. yeah. बताइए, सब कुछ बताइए। मेंटरिंग दीजिए। नहीं क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में? आपको 1 घंटे में सब कुछ कैसे बताएं? अरे जो भी चाहिए 15 साल की जर्नी। टेल मी एज अ ब्रो। देखिए, इट्स बिन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इट्स बिन अ फैंटास्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस। और मुझे मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ दी, काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी, शायद ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी युवा को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती। आपको स्विच कभी फील हुई फ्रॉम सीए टू ओके पॉसिबल पॉलिटिशियन?
देखिए स्विच ज़रूर फील होती है और रोज़ फील होती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एंड इट मे साउंड लाइक ए क्लीशे बट आई डिडंट चूज पॉलिटिक्स, समहाउ पॉलिटिक्स चोज मी, इट जस्ट हैपेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपनी छोटी मोटी प्रैक्टिस चला रहा था जब अरविंद केजरीवाल जी से सबसे पहले मिलने का मुझे मौका मिला, और बस वो दिन था और धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, वो काम देते गए और बात कहीं से कहीं जाती रही, फिर पॉलिटिकल पार्टी बन गई, फिर पॉलिटिकल पार्टी में जिम्मेदारी मिली और फिर कारवां चलता गया। तो कोई एक दिन ऐसा नहीं था कि महसूस हुआ कि भाई आज चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कल सुबह उठेंगे तो फिर राजनीति में आ जाएंगे, ऐसा नहीं था। बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिग पर्सनल सैक्रिफाइस, सोशल सैक्रिफाइस, अ फाइनेंशियल सैक्रिफाइस। एक प्रोफेशन को खूब मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान नहीं है बहुत बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, और बट नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट। वेल बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने स्किल सेट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दिनों में एक्वायर किया था, चाहे वो एक्सेल शीट पे काम करने का हो या नंबर क्रंचिंग का हो, वो आज भी मेरी पॉलिटिक्स में, आज भी मेरे काम में मुझे बहुत काम आता है। इट कम्स इन वेरी वेरी हैंडी। तो नॉलेज एंड योर हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, दैट इज फॉर श्योर। आपको बचपन से पॉलिटिशियन बनना था? कभी नहीं बनना था। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बचपन से इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना था। हम क्या करते हैं, जब आप भी स्कूल में पढ़े, हम भी पढ़े, जब एक क्लास से दूसरी क्लास में आप ग्रेजुएट होते हैं, मान लीजिए 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड में जाते हैं, सो फर्स्ट वीक ऑफ योर न्यू क्लास इज़ व्हेन सारी फैकल्टी आके आपसे मिलती है, नई हिस्ट्री टीचर आती हैं, नई इंग्लिश टीचर आती है, नई हिंदी टीचर आती हैं, और फर्स्ट पीरियड में पूछती हैं कि सब खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दो, जिसमें अपने बारे में बताओ, अपने माता पिता के बारे में बताओ, और ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो ये बताओ। आई ऑलवेज यूज टू से कि मैं ज़िंदगी में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करके भारत की सेवा करना चाहता हूँ। अब आर्मी तो नहीं ज्वाइन कर पाए, वो रास्ता नहीं चुन पाए, लेकिन जो देश सेवा का एक जज्बा था, एक मन में एक इच्छा थी, वो राजनीति के ज़रिए और इस पॉलिटिकल एक्टिविज्म के ज़रिए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। और अब अगर एक टीचर आपसे पूछे कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में, तो आप क्या कहोगे? देखिए, बहुत कुछ करने का मन है, जिसमें सबसे पहले तो एज अ नेशनलिस्ट कहूँ, एज अ देशभक्त कहूँ, तो देश को आगे ले जाना है, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। उसमें मैं अगर अपना कुछ योगदान दे सकता हूँ तो अवश्य देना चाहूँगा। और ये इसलिए है, एंड आई थिंक अबाउट इट वेरी ऑफन, कि इस दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए। भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ। कई ऐसे देश हैं जो 1947 के बाद आज़ाद हुए, लेकिन वो आज हमसे बहुत आगे निकल गए। कई ऐसे देश हैं जिसमें जापान का खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा, जो पूरी तरीके से तहस नहस हो गए वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन आज वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, वो अपने पाँव पे खड़े हुए। तो हम क्यों पीछे रह गए इस दौड़ में? वाई हैवंट वी एबल टू कैच द ट्रेन? तो हम पीछे रह गए और बाकी जो देश थे जो हमारे बाद आज़ाद हुए वो आगे निकल गए। तो कोशिश ये है कि हम भी उसी रास्ते आगे बढ़ें और भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाए। वो एक एम्बिशन है मेरा, कि उसमें मैं जो कर सकूं मैं करूंगा। पर अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती तो कौन सी करते हैं? मुझे बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जितना भी उन्होंने कहा है, मुझे ये पता है कि एवरीवन हैज देयर ओन नैरेटिव, व्हिच इज व्हाई आई स्टिल डोंट हैव एन आंसर, और उस आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट you'll have an answer. Maybe I've thought of this question क्योंकि मैंने वो संदेश वाला इंटरव्यू देखा था। अच्छा। तो मुझे याद है आपने भी उनसे यही पूछा था। पर अगेन आई डोंट नो इनफ अबाउट पॉलिटिक्स ऑन अ डीपर लेवल। आई नो व्हाट द न्यूज़ शोज मी, पर मुझे ये पता नहीं अगर न्यूज़ मुझे सच दिखा रही है कि नहीं। ऑनेस्टली फेयर ना, आई डोंट नो अगर सोशल मीडिया भी मुझे सच दिखा रहा है या नहीं, एंड आई ट्राई नॉट क्रिएटिंग एन ओपिनियन, करेक्ट, क्योंकि सब कुछ ट्विस्टेड है। ये जो आपके मन में डाउट है, हाँ, ये सिर्फ आपके मन में नहीं, इस देश की बहुत बड़ी आबादी के मन में डाउट है कि जो आपका न्यूज़ चैनल सुबह शाम आपको खबर दिखाता है या जो अखबार में छपता है, क्या वही सच है? इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। शायद आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो भी हम न्यूज़ में देखते थे या अखबार में पढ़ते थे, उसे सच मानते थे। दिस इज एक्यूरेट रिपोर्टाज, जो हुआ है वो अखबार ने छापा है। अब ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है इस देश के लिए। मैंने तो बल्कि राज्यसभा में, देश की संसद में
लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ये सवाल खड़ा किया था कि हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स को क्या हो गया आज, सुबह शाम एक ऐसी भड़काऊ बहस कराकर देश का माहौल ख़राब करते हैं, एक्यूरेट रिपोर्टाज करते ही नहीं है, एक झूठ को 1000 बार बोलो वो सच में तब्दील हो जाता है, यही हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी एंड अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट टुडे हैव बिकम cheerleaders and noise has replaced news, sense has been replaced by sensationalism, so it's the state of Indian media is quite bad. पता है ऑनेस्टली आई फील कि यूथ इन सारी बातों को अच्छे से जानती है, क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स के जनरेशन को देखा कि सब लोग 9 बजे टीवी देखते थे, एंड मोस्ट टीनेजर्स वुड थिंक कि यार ये क्यों देख रहे हो आप, इतने सारे लोग झगड़ रहे हैं। दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल गॉट आउट ऑफ दैट पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑल्सो। पर मैं बहुत बड़ा जो रोगन का फ़ैन हूँ और मैं उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ उनके वाइल्ड लाइफ एपिसोड्स के लिए, स्पोर्ट्स एपिसोड्स के लिए। पर उनके पॉडकास्ट में जब पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आ जाते हैं, यूएस के पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, आई फील कि एक बहुत रॉ फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स मिल जाता है आपको। इसलिए मैंने सोचा कि यार हमें इंडिया में भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। पर 2 टाइप के पॉडकास्ट होते हैं, एक पूरे तरह से पॉलिटिकल पॉडकास्ट होते हैं संदेश की तरह। आई डोंट नो इफ दैट्स अ पॉडकास्ट और एन इंटरव्यू। यहाँ मैं बस ह्यूमन साइड को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद पॉलिटिक्स में घुसना नहीं है, क्योंकि आप जीत नहीं सकते पॉलिटिक्स में। हर मुद्दे को लेकर प्रोज और कॉन्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दोनों साइड से, एंड देयर इज नो विनिंग। दैट्स वन थिंग आई रियलाइज, व्हिच इज अ बिग रीजन कि मे बी दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू एंटर योर वर्ल्ड। बट मुझे बस जानना है ताकि लोग जाने मेरे सवालों के थ्रू। मैं काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड सवाल भी पूछूंगा आपसे, क्योंकि अगर आप स्टूपिड सवाल पूछोगे तो आप बेसिक्स को जानोगे, फिर आप खुद के ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हो। डू यू एग्री? सो डोंट माइंड सम ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। डोंट वरी, ओके, एब्सोल्युटली। और ज़्यादा पॉलिटिशियंस पॉडकास्ट क्यों नहीं करते? ये बहुत ज़रूरी है। 2023 में कोई भी न्यूज़ चैनल्स नहीं देखता, एटलीस्ट फ्रॉम द यूथ परस्पेक्टिव। आई हैव फ्रेंड्स वर्किंग इन न्यूज़ चैनल्स जहाँ सैलरीज कट की गई हैं, दे लूजिंग आउट ऑन मनी, दे लूजिंग आउट ऑन नंबर्स, क्योंकि हर कोई अब अपने फ़ोन पर है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मोर पॉलिटिशियंस डोंट अपीयर ऑन शोज, एंड आई एक्चुअली रियली लव व्हाट संदेश इज डूइंग ऑनेस्टली। तो आई कैन प्रॉमिस यू कि मैं जिन भी पॉलिटिशियन से अब मिलूंगा इस शो के बाद मैं सबको कन्विंस करूंगा कि यू मस्ट डू पॉडकास्ट। एंड इट्स अ वेरी नहीं, अच्छी है, इट्स अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ हैविंग अ नाइस कॉन्वर्सेशन। एंड इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं जो शायद आपके 9 बजे की या शाम के 6 बजे की जो बहस होती है न्यूज़ चैनल्स पे उससे ना निकले। एंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अ कम्प्लीटली human side of a politician or any artist or any interesting person who you would like to interview, वो निकल कर आती है, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। पर आपको क्या लगता है, मुझे टफ सवाल पूछने चाहिए पॉलिटिशियंस को? आपको जैसे सवाल पूछने करिए। आपके देखिए, हमसे तो जो मर्जी सवाल करिए, हम तो सारे सवालों का जवाब देंगे। बीजेपी के लोगों से जब मिले उनसे सावधानी से सवाल करिएगा, उनसे कहीं टफ सवाल करेंगे तो फिर रेपरकशंस हो सकते हैं। ओके, अगर टफ सवाल भी पूछे मैंने तो भी, हाँ, पर मैं किसी के साइड पे नहीं हूँ। आई एम जस्ट जेन्युइनली आस्किंग क्वेश्चंस। नहीं, मैं तो आपको ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ। जैसे हम भी उनसे सवाल पूछते हैं तो हमें भी भुगतना पड़ता है। किसी भी कोई केस हो जाता है, कोई पार्लियामेंट से सस्पेंड हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। आई फील कि आप लोगों की दुनिया ही बहुत बहुत अलग है। और नॉर्मली अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में से किसी को भी पूछ लो अबाउट द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, हर कोई कहता है कीप वन आर्म डिस्टेंस। ऑनेस्टली ये नैरेटिव कहाँ से है? और लिटरली जिससे भी मैंने बात करी है बिजनेस वर्ल्ड में से, हर कोई ये रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कीप वन आर्म डिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये नैरेटिव है। एंड मैं ऑब्वियसली मेरी मेंटर्स की बात सुनूंगा। आई एम अ कैपिटलिस्ट, आई वांट टू ग्रो बिजनेसेस, और मेरा मानना है कि मैं भी जो भी कर रहा हूँ भारत के लिए कर रहा हूँ, पर मैं बिजनेस के थ्रू करूँगा। आई एग्री, बट यही मैं कहूँगा कि इस देश की विडंबना है। दिस इज द प्रॉब्लम। देखिए, जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, तो हमारे परिवार वाले हमें कहते हैं बेटा तुम बड़े के डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, क्रिकेटर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, एक्टर बनना, आर्टिस्ट बनना, लेकिन नेता मत बनना। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स हैज़ बिकम अ बैड वर्ड इन दिस कंट्री। इसीलिए कहा जाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि पॉलिटिशियन से वन आर्म डिस्टेंस रखिए, उनसे दूर रहिए, उनकी दोस्ती भी नहीं अच्छी, उनकी दुश्मनी भी नहीं अच्छी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर मुझे लगता है कि ये धारणा बदलनी चाहिए। हम जैसे, आपके और हमारे जैसे आम घरों के बच्चे जब राजनीति में आएंगे, प्रोफेशनल्स अपना काम, अपना रोजगार, अपना व्यापार, अपनी नौकरियां छोड़कर राजनीति में आएंगे, तभी तो राजनीति बदलेगी। अगर इन्हीं लोगों के भरोसे छोड़ दिया तो
तो ये तो देश को लूटते जाएंगे और देश का ऐसे ही हाल होता जाएगा। सरकारें बदलेंगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। सरकारें बदलेंगी, आपकी हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो अगर सिस्टम ठीक करना है तो सिस्टम में आओ, झाड़ू लेकर आओ, सफाई करो, सिस्टम साफ करो। ओके, जितने भी पॉलिटिशियंस है देश में, क्या हर किसी की इंटेंशन भारत फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है, या लोग अलग अलग रीजंस के लिए एंटर करते हैं? आपने क्या सीखा? देखिए, किसी भी प्रोफेशन के अंदर प्योरिटी नहीं है और हमारे प्रोफेशन में तो खास तौर पे नहीं है। तो मैं और नेताओं के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ये कह सकता हूँ। अब मैं आपको अरविंद जी का एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने IIT से इंजीनियरिंग करी। इस देश में IIT में एडमिशन ही इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज ही वॉज सो ब्राइट। एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे, उनको एडमिशन मिला। IIT से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें एक अच्छी खासी नौकरी मिली, अच्छी खासी नौकरी कर। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम्स दिए, IRS अफसर बने, इनकम टैक्स में भर्ती हुए, इनकम टैक्स में कमिश्नर की रैंक तक पहुंचे। जितना पैसा चाहते, जितनी शोहरत चाहते, जितनी सहूलियत और ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते, कमा सकते थे। करप्शन से पैसा कमाना होता तो भी कमा सकते थे। इनकम टैक्स कमिश्नर से ज़्यादा पैसा कौन कमा सकता है इस देश में? लेकिन उन्होंने ये सारी व्यवस्था को लात मारी, सिस्टम के बाहर आए और आंदोलन किया, एक्टिविज्म किया, और जैसे जैसे ज़िंदगी जिस मोड़ पे उनको लेती गई, पॉलिटिकल पार्टी बनी और आज वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। ये एग्जाम्पल है कि कैसे आम इंसान, आम घरों से आने वाला एक प्रतिभाशाली इंसान राजनीति में आकर व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है। ये है आम आदमी पार्टी की असली ताकत। एंड दैट इज़ व्हाई आई से दैट आम आदमी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आनंद रंगनाथन सर आए थे, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ही इज़ अ प्रो मोदी पॉलिटिकल कमेंटेटर, वो राइट विंग है। आई पर्सनली फेल्ट जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स मिले वो सेंट्रिस्ट है। मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया और उनको प्रेज भी किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया इन टर्म्स ऑफ ही डजंट कीप अप विद हिज प्रोमिसेस। अभी आई नो दैट्स अ वेरी वाइड स्टेटमेंट, इट कैन बी टेकन इन मेनी वेज, पर यही नैरेटिव, आनंद रंगनाथन सर का नैरेटिव अब जाएगा साउथ मुंबई के घरों में, साउथ दिल्ली के घरों में, जहाँ पॉडकास्ट देखे जाते हैं। एंड दैट्स द नैरेटिव दैट विल गो टू देयर हेड, क्योंकि वो लोग न्यूज़ नहीं देख रहे, वो शायद न्यूज़ को इतने करीबी से फॉलो भी नहीं कर रहे। आपकी दुनिया न्यूज़ को करीबी से फॉलो करती है, समरीश की ऑडियंस न्यूज़ को करीबी से फॉलो करती है, मेरी कैपिटलिस्टिक ऑडियंस बिल्कुल नहीं। आप इसे काउंटर कैसे करोगे? इसके दो जवाब हैं जी। एक छोटा जवाब है, एक बड़ा जवाब है। छोटा जवाब ये है कि अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने वादे पूरे नहीं करते, अपने प्रोमिसेस ऑनर नहीं करते, तो फिर ये कैसे हुआ कि 2013 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं दिल्ली के लोगों के वोट से, फिर 2015 में फिर से इलेक्शन होता है, वो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, और इस बार सबसे बड़े मैंडेट से, हाईएस्ट एवर मैंडेट इन इंडियाज इलेक्टोरल हिस्ट्री। फिर 5 साल बाद 2020 में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव को भी अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। तो अगर आप अपने वादे ऑनर नहीं करते, अपने वादे पूरे नहीं करते, लोगों के लिए काम नहीं करते, तो फिर लोग क्यों वोट देते हैं? लोग तो इसलिए वोट देते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया वो करके दिखाया। हमारी पार्टी की टैगलाइन ही यही है कि जो कहा वो किया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। दिस इज द शॉर्ट आंसर। द लॉन्ग आंसर इज, हमने कहा था हम बिजली मुफ्त करेंगे। भारत देश का पहला राज्य दिल्ली बना जिसमें लोगों को बिजली मुफ्त मिली। हमने कहा था हम एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितना पानी आपको चाहिए एक परिवार को, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस के हिसाब से पर पर्सन पर डे X लीटर पानी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज साइज ऑफ द फैमिली, मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज विच आर देयर इन अ मंथ। इतना पानी हम हर शख्स को फ्री देते हैं, आज भी देते हैं। सबके लिए एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर दिया। आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी लोग आते हैं, बिकॉज एक फाइन क्वालिटी हेल्थ केयर लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें इलाज, ऑपरेशन, दवाई जो मर्जी हो सब फ्री है। चाहे 100 रुपये की दवाई लेनी हो या 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करा रहा हो, सरकार करा कर देती है, आपकी जेब से पैसा नहीं लगता। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाया मोहल्ला क्लिनिक्स के माध्यम से, नेबरहुड क्लिनिक्स, यानी कि जैसे अभी हम वर्सोवा में बैठे हैं, वर्सोवा में ही कई सारे मोहल्ला क्लिनिक्स होंगे। आपकी तबीयत खराब हुई, खांसी जुकाम हुआ, वहाँ जाइए, वहीं इलाज कराइए। अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल तब जाइएगा जब कोई, परमात्मा ना करे, कोई बड़ा रोग आपको लगे। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देते हैं, और
सबसे बड़ी जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि कोई भी शख्स जो सरकारी नौकरी में या देश की सेवा करते हुए शहीद होता है, उसे 1 करोड़ रुपए की, परिवार को उसके 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, सम्मान राशि दी जाती है। इस प्रकार के कई फैसले लिए हमने, लागू किए। अब दूसरी तरफ है एक और पार्टी बीजेपी, उसने वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल जी। 2014 से 2023 9 साल हो गए इनको सरकार में। 9 into 2 18 करोड़ नौकरीज बनती हैं। 18 करोड़ नौकरी छोड़िए, 18,000 नौकरियां नहीं दी इन लोगों ने। सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, वो नहीं दिया। और खास तौर पे कहा था 2022 तक भारत देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, आज तक नहीं बना। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी, आज तक नहीं चली। 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, आज तक नहीं मिला। 2022 तक 24/7 बिजली देश के हर घर को मिलेगी, आज तक नहीं मिली। 2022 तक सबके घरों में शौचालय होगा, आज तक नहीं बना। इस प्रकार की कई लंबी फहरिस्त है जिन्होंने वादे पूरे नहीं किए। तो आप खुद ही असेस कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी है जो सिर्फ रेटरिक पे इलेक्शन जीतती है और प्रोमिसेस ऑनर नहीं करती, और कौन सी पार्टी है जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करती है, वादे करती है, काम वो वादे पूरे करती है और जो कहा वो करके दिखाती है। Your party's publicity has not reached me and my circles, honestly. ये मैं बहुत रॉ चीज कह रहा हूँ आपको। Definitely, That's a very good point. It's a honest feedback for me. I duly note that. अभी नैरेटिव स्पेशली फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव इट्स टोटली बीजेपी एंड कांग्रेस, और एटलीस्ट ये चीज़ें ब्रेक डाउन की जा रही है इन द बेस्ट सर्कल्स। जो मैंने देखा हर कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है इन द बेस्ट अपर मोस्ट सर्कल्स, विच इज़ वाई ये जो नैरेटिव्स आते हैं कि यार देव डन बैड फॉर द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, आई डोंट बाय इट वही तो इस देश की असल लड़ाई है, क्लासेस वर्सेस मासेस। जी। क्लासेस में या एक आप कह सकते हैं अपर एचेलॉन्स ऑफ सोसाइटी में हो सकता है बीजेपी का समर्थन हो, लेकिन उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पीपल हैं इन द हायर एचेलॉन्स, और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, निचला तबका है, जो बीजेपी का विरोध करते हैं। ओके, ऑलराइट। एक जेनजी सवाल है आपके लिए, क्योंकि हम सब ऑनेस्टली इन शॉर्ट्स को फॉलो करते हैं, एज इन शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ को फॉलो करते हैं, या इन सोशल मीडिया से न्यूज़ गेन करते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सपेक्टिव से 2 सवाल है आपके लिए। जब मैं रिसर्च कर रहा था, हर किसी ने मुझे कहा कि इनसे ये सवाल पूछे। पहला सवाल, ये जो ऑर्डिनेंस बिल का फियास्को हुआ था, ये खुद के नज़रिए से समझाइए एग्जैक्टली क्या। आई एम गिविंग यू ऑल दिस। अगर 1 घंटा लेना 1 घंटा ले लो, पर अच्छे से समझा दो ताकि एक 12 साल का बच्चा भी जाने कि एग्जैक्टली क्या बिल हुआ। का फियास्को कौन सा? जो हाल ही में हुआ था, जो ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ या जो मेरा सस्पेंशन हुआ? दोनों। अच्छा, द होल स्टोरी फ्रॉम योर आइज। ओके। दूसरी चीज, हमें ये बताओ कि आपको सच में इतना गुस्सा आता है? ये मुझे input गुस्सा आ मिला रहा है कि अरे वो तो बहुत अग्रेसिव है, पार्लियामेंट में अग्रेशन दिखा दी। पर ये आप 12 साल के बच्चों से बात कर रहे हो, तो एक्सप्लेन फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल कि एग्जैक्टली हुआ क्या, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, आपको कैसा लगता है नाउ दैट यू आर द स्टार ऑफ द शो। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग वोट की ताकत से अपना वोट देकर एक सरकार को इलेक्ट करते हैं। एक चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को चुनते हैं। वो चीफ मिनिस्टर और वो मिनिस्टर्स को सरकारी सिस्टम को इस्तेमाल कर कर लोगों के लिए काम करना होता है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करनी होती है। ये मोटे मोटे तौर पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस देश की डेमोक्रेसी की। लेकिन जब आप उस सरकार से सारी शक्तियां छीन लो, काम करने की जितनी पावर्स हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारे उससे एक एक करके छीन लो और उस सरकार को एक प्रकार से निरस्त कर दो, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पोर्टेंट कर दो, नपुंसक बना दो, तो वो सरकार काम नहीं कर सकती लोगों की। फिर इलेक्शंस ही क्यों कराए? एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली के लोगों ने 3 बार लगातार 2013 में, 2015 में और 2020 में खूब प्यार आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई। जैसे ही हमारी 2015 में सरकार बनी, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाकर सर्विसेज यानी कि अफसरशाही की सारी शक्ति हमसे छीन ली। यानी कि अब हमारी सरकार का ब्यूरोक्रेट हमारी नहीं सुनेगा, बीजेपी की सुनेगा। अरविंद केजरीवाल जी अगर अपने ऑफिसर्स को कहेंगे कि तुम ये स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस दिल्ली के 50 जगहों पर बनाओ, ये रही जगहों की लिस्ट,
तो ब्यूरोक्रेट बोलेगा कि जी मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे तो बीजेपी ने मना किया, मैं क्यों आपकी बात मानूं। वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ब्यूरोक्रेट है, लेकिन सुनेगा अरविंद केजरीवाल जी की नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि भाई दिल्ली के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, बोलेगा मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे तो बीजेपी ने मना किया। आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, मेरा बॉस तो बीजेपी है, मैं तो नहीं सुनूंगा। तो इस प्रकार से ऑफिसर्स, यानी कि वो लिंक बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द पीपल, वो लिंक बीच में से छीन लिया बीजेपी ने, तो सरकार हो गई ठप। और इस कदर ठप हो गई कि आज दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अपना चपड़ासी नहीं लगा सकते, अपना पर्सनल सेक्रेटरी नहीं लगा सकते, स्टेनोग्राफर नहीं अपॉइंट कर सकते। इस कदर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को पैरालाइज कर दिया। और जब इस नोटिफिकेशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई, हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फेवर दिया और कहा दिल्ली सरकार के साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर लोगों की ताकत से सरकार चुनी गई है तो इन्हें काम करने की पूरी शक्ति और पूरी ताकत मिलनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन को हम खारिज करते हैं। जब नोटिफिकेशन खारिज हुई तो केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस ले आई कि नोटिफिकेशन तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 8 दिन के भीतर एक ऑर्डिनेंस लाकर फिर वैसे ही एक व्यवस्था बना दी कि सारे ऑफिसर्स, अफसरशाही, सर्विसेज, सारी चीज हम छीन लेंगे। और छीनेंगे कैसे? ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेट, एलोकेशन ऑफ वर्क ऑफ द ब्यूरोक्रेट, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेट, वो सारी शक्ति जो है वो छीन ली। अब मान लीजिए आपके दफ्तर में कोई काम करता है, आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते, आप उसका प्रमोशन नहीं कर सकते, आप उसे नौकरी से निकाल नहीं सकते, आप उसे सस्पेंड नहीं कर सकते, आप उसका डिमोशन नहीं कर सकते, आप उसकी सैलरी तय नहीं कर सकते, आप उसे सैलरी भी नहीं दोगे, वो सैलरी भी कहीं और से लेगा, तो फिर वो आपकी सुनेगा क्यों? वो आपके लिए काम क्यों करेगा? ना कैरेट है ना स्टिक है, व्हाई विल ही वर्क फॉर यू? सिमिलरली सारी अफसरशाही फिर से इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से दिल्ली सरकार से छीन ली। और ये काम करके 3 बड़ी चीजें बीजेपी ने करी। पहला, एक पॉलिटिकल यू टर्न किया, क्योंकि बीजेपी पिछले 30-40 साल से दिल्ली में इलेक्शन लड़ती आई है ये बोल के कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम दिल्ली को फुल स्टेट बनाएंगे, दिल्ली को और पावर देंगे। इससे पावर छीनेंगे नहीं, सर्विसेज और अफसरशाही छीनेंगे नहीं, बल्कि और पावर देंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल यू टर्न उन लोगों ने लिया, और जो 40 साल का लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का संघर्ष था, सपना था कि दिल्ली को एक फुल स्टेट बनाएंगे, वो मिट्टी में मिला दिया आज की बीजेपी ने, आज की भारतीय जनता पार्टी। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक एक ही है, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। पिछले 25 साल से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 25 ईयर्स, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव, 25 साल में 6 बार चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव बीजेपी हार गई। और पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई दिल्ली में, जो आज से पहले नहीं थी। अब वो इतनी फॉर्मिडेबल हो गई है, इतनी मजबूत पार्टी है, लोग इतना प्यार करते हैं अरविंद केजरीवाल जी से कि उन्हें पता है कि बीते 25 साल तो हम इलेक्शन हार गए, लेकिन जब से ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आए हैं, हम अगले 25 साल भी इलेक्शन नहीं जीतेंगे। तो फिर सरकार में जब हम आएंगे ही नहीं, तो सरकार को बैकडोर से चलाते हैं, अफसरशाही अपने अधीन कर लेते हैं, तो होते रहे इलेक्शन। इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। तो दिल्ली में एक प्रकार से डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो थी उसे खत्म कर दिया। अब दिल्ली के लोगों की वोट की ताकत बीजेपी ने 0 कर दी। ये कोई आम आदमी पार्टी पे असॉल्ट नहीं है, अरविंद केजरीवाल या राघव चड्ढा पे असॉल्ट नहीं है, ये असल हमला है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों पे। आपकी वोट की ताकत को 0 कर दिया, तो एक पॉलिटिकल यू टर्न लिया। दूसरा बड़ा हमला इन्होंने ये किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है, एक संवैधानिक अपराध है। कैसे अपराध है? फेडरलिज्म, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, संघीय ढांचा, उसे तार तार करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करने के लिए यह कानून लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी कानून के माध्यम से आप रिवर्स नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए उस फैसले का क्या आधार था, बेसिस था, उसे बदलना पड़ता है। अगर वो आप बदलोगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप बदला जाएगा। लेकिन बिना आधार बदले सिर्फ एक बिल लाकर, एक ऑर्डिनेंस लाकर, एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदला जा सकता। इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एक्ट। थर्ड, एक साधारण बिल के माध्यम से, एक लॉ के माध्यम से, स्टैच्यूट के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का प्रयास किया गया है।
जो कि सरासर गलत है, इलीगल है। और जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट फाड़ के इस बिल को, इस ऑर्डिनेंस को कचड़े के डब्बे में फेंकेगा। चौथा, ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है, जो मैंने आपको बताया कि अफसरशाही की जिम्मेदारी और जवाबदेही मंत्री के प्रति, मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के प्रति, और विधानसभा में जो एमएलएस बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति। अब इस पूरे ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी में से आप अफसरशाही निकाल लेते तो जीरो हो जाता सिस्टम, पूरी व्यवस्था ठप हो जाती है। तो ये दो बड़े पॉलिटिकल यूटर्न, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन। और थर्ड बड़ा अपराध जो हुआ है वो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजाम की स्थिति पैदा हो गई है। अब दिल्ली के अंदर आज मुख्यमंत्री फैसले नहीं ले सकते, मंत्री फैसले नहीं ले सकते, सारे फैसले उपराज्यपाल लेते हैं, एलजी। अब एलजी को तो लोगों ने नहीं चुना। मैं पूछता हूं भाई, एलजी कौन सी विधानसभा से इलेक्शन लड़े? क्या कॉम्पिटेंस है एलजी की? दिल्ली के कौन से लोगों ने एलजी को वोट दिया? कोई एलजी का नाम भी जानता है? नहीं जानता। तो एक अपॉइंटेड आदमी को, एक सिलेक्टेड आदमी को इलेक्टेड आदमी के सर पे बिठा दिया, वो चलाएंगे। ये एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, दिल्ली के अंदर कोई भी मंत्री कोई फैसले लेता है, उस फैसले पर ब्यूरोक्रेट जो उसके अधीन आता है, उसके अंडर आता है, वो उस फैसले पर बैठ जाता है और वो फैसला सुनाता है कि जो ये मंत्री का हुक्म है ये सही है कि गलत है। अगर गलत है तो हम लागू नहीं करेंगे। यानी कि ऑफिसर्स को एक जुडिशियल अथॉरिटी बनाकर मंत्रियों के सर पे बिठा दिया। थर्ड, जितनी भी चेयरमैनशिप्स, बोर्ड्स, कमीशंस और कमिटीज हैं सरकार की, उन सब की नियुक्ति की पावर, अपॉइंटमेंट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। अब जैसे दिल्ली सरकार के अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग चलता है डीटीसी से, जल का मंत्रालय चलता है डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड से, इंडस्ट्री का विभाग चलता है डीएसआईडीसी से, महिलाओं के वेलफेयर का विभाग चलता है दिल्ली कमीशन फॉर विमेन से, और इस प्रकार के 50 बड़े बोर्ड्स और कमीशंस हैं। यानी कि वर्चुअली सारी सरकार इन बोर्ड्स और कमीशंस के माध्यम से चलती है। अगर इन बोर्ड्स और कमीशंस की नियुक्ति की, गठन की, अपॉइंटमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की सारी शक्तियां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से छीनकर आप केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को दे दोगे, तो फिर वर्चुअली सारे विभागों को तो बीजेपी कंट्रोल करेगी, आप तो कंट्रोल करोगे नहीं। तो फिर वो जो चाहेंगे वो होगा। तो एक प्रकार से सरकार को ठप कर दिया। यानी कि पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पर डाल दी, लेकिन कोई पावर नहीं दी काम करने की, वो सारी छीन ली। ये गलत किया बीजेपी ने। और ये आज तो नहीं, कल भी नहीं, हो सकता 10, 15, 20 साल, 50 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहे दिल्ली में, लेकिन कभी भी कोई एक नॉन आम आदमी पार्टी सरकार आएगी और कभी बीजेपी की सरकार अगर आती है दिल्ली में, तो उन्हें भी महसूस होगा कि कैसे उनके हाथ बांधे गए और कैसे इस सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपॉर्टेंट बनाया गया, जो गलत किया गया। इसका विरोध मैंने संसद भवन में खड़े होकर किया। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, संक्षेप में एक्सप्लेन करी। बीजेपी के लोगों को बड़ा दर्द भी हुआ मेरा एक्सप्लेनेशन सुन के, लेकिन जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। और बहुत बड़ी तादाद में इस बिल को गिराने के लिए, इस ऑर्डिनेंस को डिफीट करने के लिए वोट पड़े। शायद मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद ही राज्यसभा के इतिहास में कभी 100 से ज़्यादा वोट्स किसी एक बिल या मते के खिलाफ पड़े हों। पहली बार ही हुआ कि 102 वोट्स, 102 लोगों ने, राज्यसभा इज अ स्मॉल हाउस, 240 लगभग मेंबर होते हैं, उसमें से 220-230 लोग उस दिन मौजूद थे, उस दिन वोटिंग हो रही थी। तो 100 से ज़्यादा, 102 लोगों ने इस बिल को हराने में अपना समर्थन दिया। पूरा इंडिया अलायंस की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसने समर्थन दिया। मैं उनको सलाम करता हूँ। और हो सकता है लेजिस्लेटिवली हम ये लड़ाई हार गए क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के साथ था, लेकिन जुडिशली हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। बीजेपी की जस्टिफिकेशन क्या थी इसके लिए? कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जस्टिफिकेशन ये है कि बस इस सरकार को हमने काम नहीं करने देना। आप पूछिए, कभी कोई आपके चैनल पे तो बीजेपी वाले आते ही होंगे, उनसे पूछिएगा आप ये बिल क्यों लाए, क्या कारण था। किनका पॉडकास्ट देखना चाहोगे फ्रॉम द बीजेपी साइड? लाइक मैं किनको लाऊं? अमित शाह जी को बुलाइए। ओके, मुझे दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स जानने ऑनेस्टली। तो बुलाइएगा, क्योंकि ये बिल अमित शाह जी लाए थे, उनका ही नोडल मिनिस्ट्री बनता है। ओके, तो जब वो आए आपके शो पे तो उनसे पूछिएगा आप क्यों लाए, क्या कारण था। अगर मुझे बोला गया कि सुबह 4 बजे भी आ जाओ कैबिनेट में बात करने के लिए, मैं
आ जाऊंगा, क्योंकि आई फील कि पॉलिटिकल सीजन अब हीटेड अप हो रहा है और मेरे जैसे कैपिटलिस्ट एक्साइट हो रहे हैं देश के बिग बॉस को देखकर। तो आई नो कि कुछ भी अगर समस्या होती है तो जब आप पॉलिटिकल, उनका इंटरव्यू करेंगे तो मैं कुछ और 8-10 सवाल दे दूंगा अपनी ओर से, ओके श्योर, तो वो भी ले लीजिए। आप साथ में करोगे पॉडकास्ट हाँ मैं कर लूंगा। उनके साथ, मैं मॉडरेट करूंगा। हाँ कर लूंगा। ओके, मेरा सौभाग्य है कि देश के गृह मंत्री जी एक तरफ बैठे होंगे और दूसरी तरफ मैं बैठा हूंगा और मुझे बात करने का, संवाद करने का मौका मिलेगा। आई फील कि भारत, राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ था। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैंने जवाब दिया, सरकार की तरफ से उन्होंने जवाब दिया, तो आमने सामने होने का मौका मिला। भारत को इसकी जरूरत है, पब्लिक डिबेट्स। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों क्यों नहीं होता जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हम देखते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डिबेट्स होती हैं और बहुत लोग देखते हैं और उस डिबेट के माध्यम से ओपिनियन बनाते हैं। ज़रूर होनी चाहिए। एक ऐसा समय था इस देश में जब ओपोनेंट्स जो थे, जो सरकार थी या विपक्ष था, वो साथ मिलकर देश के लिए काम करता था। जब जब देश पे बड़ी आपदा आई, कोई प्रॉब्लम आई, साथ मिलकर काम किया। आप वो समय भी आपको याद होगा जब इस देश में देश के प्रधानमंत्री ने उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बड़े बड़े ऑपोजिशन के नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में थे, उन्हें उस समय की कांग्रेस सरकार ने देश का पक्ष रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस भेजा। वो भी एक प्रकार की बेहतरीन एग्जाम्पल था इस देश के लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। आज कहीं ना कहीं वो एक आप कहें दोस्ती या एक साथ मिलके काम करने की जो एक स्पिरिट थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, जो अच्छा नहीं है। बिकॉज बहुत एक्रिमनी हो गई है, बड़ा रिश्तों में बहुत ही आप कहें दरार आ गई है, जो कि ठीक नहीं है इस देश की राजनीति के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। सरकार और विपक्ष का संवाद हमेशा होना चाहिए। सरकार और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या हमारी पंजाब की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। विपक्ष से संवाद करके ही सरकार चलती है। विपक्ष ही तो देश के या स्टेट के लोगों की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप विपक्ष को विक्टिमाइज करेंगे, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें जेल में डालेंगे, उन पर फर्जी मुकदमे करेंगे, उन्हें सस्पेंड करेंगे, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जो रिश्ता है उसमें जहर घुलता जाएगा, एक्रिमनी की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो फिर शायद ही कभी ठीक हो। भाई आज मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, उस लोगों को पकड़ के जेल में डाल रही है, लोगों पे हमले कर रही है, विपक्ष के लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है। कल को मान लीजिए विपक्षी किसी पार्टी की सरकार बन जाए, हो सकता है वो फिर बीजेपी की जो उस समय की पॉलिटिकल पार्टी होगी उससे बदले ले, उसके साथ ऐसा करे। तो एक व्यवस्था खराब हो गई है, जो मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए। मैं एक मोटी बात कर रहा हूँ कि फ्रिवलियस केसेस बनाकर लोगों को जेल में डालने की जो एक प्रथा है, विच इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। अगर साथ मिलके काम करें, देश के भविष्य के लिए काम करें तो अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर किसी नेता ने कोई अपराध किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप किया है या कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है, तो द लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। बट आप देखिए ना इस देश में क्या व्यवस्था बन गई है। अब सीबीआई की अभी कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हुई, इसमें पता लगा दैट 95% ऑफ द टोटल केसेस रजिस्टर्ड बाय सीबीआई आर अगेंस्ट द ऑपोजिशन मेंबर्स। तो ये कैसे होता है कि इस देश के सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्ट लोग बैठे हैं, सरकार में कोई भ्रष्ट नहीं है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, उसने बताया कि कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ, फ्लाईओवर बनाने से लेकर राशन तक के हर जिस जगह हाथ डालिए वहाँ घोटाला है। आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2014 से लेकर 2023 तक हजारों केस उन लोगों ने दर्ज करे ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ। कन्विक्शन रेट कितना है? 0.05%, यानी कि हर 100 केसेस पे 0.05 लोगों का कन्विक्शन होता है। यानी कि जब वो केस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में आता है तो कोर्ट उसे खारिज कर देता है कि भाई ना सबूत है, ना कोई दस्तावेज है, ना घोटाला है। तो अगर आप सीबीआई और ईडी को वेपनाइज कर कर विपक्ष के लोगों पर छोड़ोगे, वो गलत चीज़ है। और एक चीज़ और बताता हूं मैं आपको, आपने कहा कि नेताओं को जेल में डाला जाता है। ऐसे कैसे होता है कि कोई नेता जब विपक्ष में है तो उस पर यही पार्टी बीजेपी के लोग खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है, उस पर सीबीआई ईडी के सारे केसेस रुक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस बंद हो जाती हैं, केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए, उन्होंने कहा हम महाराष्ट्र में बैठे, मैं यहीं के नेताओं के एग्जाम्पल देता हूँ। कई बड़े नेताओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये तो सिंचाई घोटाले के आरोपी हैं,
कहते थे ये इनकी जगह जेल में है और ये ज़िंदगी भर चक्की पीसेंगे। वो इनकी पार्टी में आ गए अपनी पार्टी छोड़कर, तो उन्हें बड़ा बड़ा मंत्रालय दे दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र के एक और बड़े नेता थे नारायण राणे, आप नाम सुना होगा, बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी, वो साफ हो गए। वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं, शारदा चिटफंड घोटाले में मुख्य आरोपी कहे जाते थे। उन शख्स को जैसे ही उन लोगों ने, उस शख्स ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी, वो साफ हो गए, उन पे मुकदमे सारे रोक। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जो सारे ईडी सीबीआई के सारे पाप धो देती है और जो विपक्ष में होता है उसे पकड़ के जेल में डालती है। पंजाब सरकार में अभी आज से कुछ ही दिन पहले हमारे पंजाब के गवर्नर ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हम पंजाब में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, सरकार को बर्खास्त कर देंगे। पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार है हमारे पास, 117 विधायकों में से 92 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन आए दिन बीजेपी के लोग हमें धमकी देते हैं कि तुम्हारी सरकार ही खत्म कर देंगे, सरकार निरस्त कर देंगे। तो काम देखिए कि जब इलेक्शंस हों, जम के लड़ाई लड़िए राजनीति के मैदान में, दो दो हाथ करिए, फिर जनता जो वोट दे दे उस वोट की ताकत का सम्मान करते हुए सरकारों को चलने दें। हम इस देश के अंदर एक चलन देख रहे हैं विच इज़ नॉट गुड, एंड आई डोंट से दिस बिकॉज आई एम एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस, लेकिन एक चलन देख रहे हैं कि जहाँ बीजेपी की सरकार बन गई वहाँ तो उसे शांति से चलने दिया जाता है, खूब रिसोर्सेज भी देता है सेंटर, काम करने की आज़ादी भी देता है। वहाँ कुछ गलत भी हो रहा है तो सारे जो वॉच डॉग्स हैं, CAG हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, वो भी आंखें फेर लेती हैं। लेकिन जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनके रिसोर्सेज छीन लिए जाते हैं। वहाँ गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के माध्यम से सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जाता है। उन सरकारों में ऑफिसर्स को मोटिवेट कर इंसेंटिवाइज कर या डरा कर धमका कर सरकार के निर्णय लागू करने से रोका जाता है। और सबसे बड़ी बात, सरकारों को गिराया जाता है। MLS खरीद कर सरकारें गिरा देते हैं। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं जहाँ ये पॉडकास्ट हो रहा है, वहाँ एक MVA की सरकार चल रही थी। आपने एक पार्टी को तोड़कर, उसके विधायक छीन कर दूसरी पार्टी में शामिल कर बीजेपी की सरकार बना दी। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है MPs और MLAs की, ये कोई चाणक्य नीति नहीं है। इसको हमें बहुत ग्लोरीफाई कर नहीं दिखाना चाहिए कि वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, सरकार तोड़ दी। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी लेकिन एक चाणक्य आया, उसने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया और उससे सरकार नॉन बीजेपी सरकार से बीजेपी सरकार बन गई। इसे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, इसकी बुराई होनी चाहिए कि लोगों ने 5 साल के लिए एक सरकार चुनी, उस सरकार को काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर 5 साल बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो लोग अपने आप उस सरकार को तोड़ देंगे, दूसरी पार्टी की सरकार को चुन लेंगे। तो ये जो इस देश में देखा जा रहा है ये ठीक नहीं है। यही मेरा मैसेज होगा। अब बेसिकली फेयर कंपटीशन को हाईलाइट कर रहा हूँ। फेयर कंपटीशन के साथ साथ मोटे मोटे तौर पर ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि योर एनिमिटी एंड दिस क्वेस्ट फॉर पावर शुड स्टॉप एट द इलेक्शन। इलेक्शन जब समाप्त हो जाए, सारी चीज़ें समाप्त हो जानी चाहिए, फिर 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा, फिर लड़ाई लड़ेंगे। पर 1 लेयर डीप जो ये कह रहे हो कि एनिमिटी गोज ऑन आफ्टर इलेक्शंस, तो मेरा सवाल आपसे है कि क्यों, आपको क्या लगता है 1 लेयर डीप ऑन अ ह्यूमन लेवल क्या है? इट्स कंपटीशन, इट्स फियर ऑफ कंपटीशन, फियर ऑफ ग्रोथ। नॉट, आई मीन आई थिंक ये तो सत्ता का नशा है। जिसके पास जितनी सत्ता है वो और सत्ता चाहता है कि और, जैसे बीजेपी की आज कई राज्यों में सरकार है, सेंटर में सरकार है, वो चाहते हैं और राज्यों की सरकारें भी हमारी हों। कहीं नॉन बीजेपी गवर्नमेंट लोगों ने चुन ली, उस सरकार को गिराकर वहाँ पर भी बीजेपी का झंडा बुलंद हो। तो उनकी एक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है। वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, इज एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन वोटर। वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। लिजिट वेज के जरिए आप सरकार बनाए, इलेक्शन में लड़िए, इलेक्शन में आपको वोट दे देती है जनता, आपसे इंप्रेस होकर आप सरकार बनाइए, चलाइए। लेकिन अगर लोगों ने नॉन बीजेपी सरकार चुनी है उसे चलने दीजिए। दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, 3 बार लगातार दिल्ली के लोगों ने हमें चुना, सरकार चलाने का मौका दिया। अब ये कोई ना कोई हथकंडा अपना के सरकार को परेशान करते हैं। मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। आप मेरे घर में हो तो यू माई गेस्ट, एंड जितना मज़ा मुझे इस पॉडकास्ट में आ रहा है, मुझे अब तक के बहुत कम पॉडकास्ट में इतना ज़्यादा मज़ा है, स्पेशली पॉलिटिकल पॉडकास्ट में, क्योंकि हर कोई छुप छुप के बातें करता है। आप टाइगर की तरह बातें कर रहे हो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ नैरेटिव्स डाल दूंगा, जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स, जो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। करेक्ट मी इफ यू फील आई एम रॉन्ग समवेयर। ठीक है, अब मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इस चीज़ में। अबाउट चाइना टेकिंग ओवर टेरिटरी, आई फील कि उन लोग ने एक मैप पर डिपिक्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश और एक और हिस्सा है,
जो उनका है साइचिन। साइचिन। सो लद्दाख का एक हिस्सा डिपिक्ट किया कि उनके मैप का है, बट वो उनकी एक हरकत है, नॉटी हरकत है जियो पोलिटिकली स्पीकिंग। हाँ देखो हम लोग आ रहे हैं, बट भारत की एक बहुत तगड़ी फौज भी है, बहुत तगड़ी फौज है। और आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट पिछले 9 सालों में आई डोंट अग्री विथ एवरीथिंग अबाउट द करंट गवर्नमेंट फॉर श्योर, बट मैं बहुत स्ट्रांगली उनके जियो पोलिटिकल गेम के साथ अग्री करता हूँ, क्योंकि वी आर ऑन द मैप इंटरनेशनली। जो नैरेटिव्स है हमारे बारे में यूएसए में, यूरोप में, जिस तरह से मुझे रिस्पेक्ट मिलता है जब मैं वहाँ ट्रैवल करता हूँ कि यार आप इंडियन हो, वाओ योर कंट्री इज डूइंग ग्रेट, ये सुनने में आता है। तो आई नो आउट एंड आउट I don't agree with everything they're doing nationally, but I 100% agree with the geopolitical game. That could be your point of view. Yeah. पहली चीज तो ये है कि मैंने सरकार पे सवाल उठाया जी। भारत देश की आर्मी के साथ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता और देश की 135 करोड़ आबादी खड़ी है और एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। और अगर ये देश आज सुरक्षित है तो सिर्फ भारतीय सेना की वजह से। उन्हें मैं सलाम करता हूँ। और मैं खुद एक ऐसा शख्स हूँ जो भारत की सेना ज्वाइन करना चाहता था, मैंने आपको बताया। तो सेना के पराक्रम पे और सेना की जो एक प्रकार से जवाब देने की शक्ति है, उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल भारत सरकार पर है कि आप, अगर चीन इस प्रकार की हरकतें करता है तो आप जवाब क्यों नहीं देते? चीन को अनइनवाइट कर दीजिए G20 समिट से, चीन को इकोनॉमिकली हिट करिए, उसके साथ इंपोर्ट्स बंद करिए। अगर आप ये इकोनॉमिकली उसे हिट नहीं करेंगे तो आज के मॉडर्न डे वॉरफेयर में आप चीन को एक बहुत बड़ा अपर हैंड दे रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक जियोपॉलिटिकल व्यवस्था का सवाल है, ऐसा नहीं है कि भारत देश की वाहवाही कोई 2014 के बाद हुई है। भारत देश की रिस्पेक्ट, मर्यादा, भारत देश को सलाम करने वाले 2014 से पहले भी विदेशों में थे। और आज भी भारत की जो एक छवि है, जो आपके हिसाब से 2014 के बाद बनी है, और 2014 से पहले भी एक मजबूत स्थिति थी। ऐसा कोई भारत को कमज़ोर देश नहीं माना जाता था। आई फील कि एटलीस्ट जितना मैं एज एन एंटरप्रेन्योर समझता हूँ, और ये भी शो से सीखा कि चीन से इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगर और कहीं बनती एट द सेम कॉस्ट्स तो बहुत सारे बिजनेसेस वहाँ से इंपोर्ट। तो फिर मेक इन इंडिया का क्या हुआ? मेक इन इंडिया कैंपेन तो उसी सरकार ने शुरू किया था। जगह जगह हम इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, भारत में उत्पादन होगा। तो मेक इन इंडिया, तो भारत में उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्या हमारे देश में किस चीज़ की कमी है? क्या हमारे देश में मिनरल्स की कमी है? क्या मेहनती लोगों की कमी है? हमारे देश में किस चीज़ की कमी? किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे सुंदर देश अगर इस दुनिया में कोई है तो वो भारत देश है। भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया होगा तो सारी चीज़ें, संपन्न देश अगर कोई बनाया तो भारत देश को बनाया। जहाँ नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, जंगल भी हैं, मिनरल्स भी हैं, मेहनती लोग भी हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, ठंड भी है, सब कुछ है। फिर भी भारत देश क्यों पीछे है? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। भारत देश इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे नेताओं ने इस देश को 75 सालों तक पीछे रखा। ऐसे कैसे हुआ कि जापान जैसा देश जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, वो आज इतना आगे निकल गया भारत देश से? हमें तो 1947 में आज़ादी मिली, हमारे बाद कई देशों को आज़ादी मिली जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वो आज हमारे देश से आगे निकलकर विकसित देश बन गई। हम क्यों पीछे रह गए? हमारे देश में ऐसी क्या कमी? कोई कमी नहीं है। तो अगर उत्पादन चीन में हो रहा है तो हिंदुस्तान में भी उत्पादन करो। आपको रोक कौन रहा है? इंसेंटिवाइज करिए, पॉलिसीज लाइए। जिस चीज़ का आप मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं चीन से, वो सिस्टमैटिकली अगले कई सालों में पॉलिसीज लाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रमोट करिए। ज़रूर उसकी इंपोर्ट्स डिक्रीज होंगे, आप इकोनॉमिकली इसको हैंडल कर सकते हैं। नीति नहीं है या थिंकिंग प्रोसेस नहीं है या लागू ही नहीं किया। आई वुड लाइक टू बिलीव कि एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट नहीं था इंडिया में बहुत टाइम के लिए। अब एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट थोड़ा सा आ चुका है। माय होप इज विद द जेन ज़ीस। आई डोंट नो अगर ये ऐसा क्यों लगता है कि आज से पहले एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट नहीं था? जो नैरेटिव्स हमारी पेरेंट्स की जनरेशन हमें देती थी या जो उनकी साइकोलॉजी थी, वो हमारी जनरेशन से बहुत ज़्यादा अलग है, और हमारी जनरेशन जेन ज़ी से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल है। हमारी जनरेशन थोड़ी सी कम एंटरप्रेन्योरियल, विच इज़ व्हाई देखिए ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक आपने बात रखी, ये मुझे लगता है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसे इम्बेड करने की ज़रूरत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू करा, बिजनेस ब्लास्टर्स। शार्क टैंक देखा आपने? शार्क टैंक की लाइंस पे एक प्रोग्राम शुरू करा, बिजनेस ब्लास्टर्स। उस प्रोग्राम के माध्यम से
दिल्ली सरकार के बच्चों को सरकार स्कूल की जो फंड्स होते हैं उनमें से एक राशि दी जाती है। यानी कि एक क्लासरूम में 4-5 बच्चे मिलकर कहते हैं कि भाई हम एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, तो स्कूल 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या जो भी उनको एक सीड कैपिटल चाहिए होता है वो दे देता है। वो उस पैसे से एक बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस ग्रो करता है और वो लाखों रुपए का बन जाता है। इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए, लोगों को नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया। और आपको जान के खुशी होगी कि 2,000, 3,000, 4,000 रुपए की सीड कैपिटल से बने बिजनेसेस जो स्कूल के 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के बच्चे चलाते शुरू करते हैं, आज वो लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बिजनेसेस बन गए हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बच्चों में डालनी पड़ेगी और ये तभी डलेगी जब इसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम में एम्बेड करेंगे। ओके, मैं INDIA के बारे में जानना चाहूँगा। क्या है INDIA? जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें समझाइए, इसकी ज़रूरत क्यों है, आपके नज़रों से INDIA क्या है और एंड गोल क्या है। और एक और सवाल पूछना चाहूँगा, आप आपस में झगड़े क्यों नहीं करते? मतलब यहाँ होते हैं झगड़े? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ आवाज होंगे। एक परिवार में भी दो भाइयों के भी झगड़ा होता है, पति पत्नी के भी झगड़ा होता है। पर फिर ये कोलैबोरेशन हुई कैसे? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है INDIA में जो आपस में हिस्टोरिकली बहुत सारे झगड़े कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स कैसे बन गए हो आप लोग? टेल यू, देखिए पहली चीज तो ये है कि इस देश को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो एक इंसान रोजमर्रा के जीवन में झेल रहा है। वो प्रॉब्लम्स पिछले 10 साल में बद से बदतर हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आम आदमी को क्या चाहिए जिंदगी में? उसे चाहिए यार मेरा घर बार ठीक से चले, मेरी आमदनी बढ़े, मेरे खर्चे घटें, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, मेरे माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को अच्छा इलाज मिले, जब बच्चों का स्कूल में दाखिला करना हो उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, कोई घर में बीमार हो उसे दवा दवाई मिल जाए, और एक अच्छा शहर हो, एक अच्छा गांव हो या एक अच्छी व्यवस्था हो जिसमें मेहनत को रिवॉर्ड किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, एक अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन पिछले कई सालों में देखा गया कि महंगाई बढ़ती रही, आमदनी घटती रही, अपॉर्चुनिटीज़ घटती गई, नौकरियां आज की डेट में मिलना एक प्रकार से लॉटरी लगने जैसा हो गया है। तो स्थिति बद से बदतर होती गई और एक ऐसी रिजीम हमारा मानना है इस देश में इस समय शासन कर रही है जो इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर रही है, जिसके चलते लोकतंत्र और संविधान एक बहुत बड़े खतरे की दौर से गुजर रहा है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत सारी लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी साथ आई और उन्होंने एक छतरी बनाई, एक बैनर तैयार किया जिस बैनर के तहत सब आएंगे। ऐसा नहीं है कि इन सब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आज से पहले कंपटीशन नहीं था, बहुत सारे डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस थे, मतभेद थे, मनभेद थे, पर्सनल एम्बिशंस थे। उन सारी चीज़ों को दरकिनार कर फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया, देश को आगे बढ़ाने के लिए सब साथ आए। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में, एक बार पहले हुआ था 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने, उस समय की प्रधानमंत्री ने, बांग्लादेश लिबरेशन कराया। उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी पीक पे थी और कहा जाता था कि इस देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार को कभी कोई नहीं हटा सकता, बड़ी शक्तिशाली सरकार थी। लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उसके बाद 70 के दशक में 3 चीज़ें हुई। महंगाई चरम पे पहुंच गई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस देश में, लोग बेरोजगार हो गए, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। और थर्ड, एक डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गई सरकार, इमरजेंसी लग गई, नसबंदी करा दी, कई सारी चीज़ें हुई और विपक्ष के तमाम नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उन 3 चीज़ों को सॉल्व करने के लिए और इस देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उस समय की तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ आई एक बैनर के तहत। वो बैनर बना जनता पार्टी का। उस जनता पार्टी के बैनर में सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, राइट विंग जनसंघी भी थे, वामपंथी भी थे, जनसंघी भी थे, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। सबकी एक अलायंस बनी और उन्होंने मिलकर उस समय की सरकार, शक्तिशाली इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और 543 सीट्स में से 295 सीट्स 77 के चुनाव में, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी जीती। और एक सरकार को बेदखल कर लोगों की जो इच्छा थी, लोगों के कहने पर ये अलायंस बना था, लोगों ने सरकार बनी, सरकार चली। आज भी कुछ वैसा ही है।
महंगाई, बेरोजगारी और एक डिक्टेटोरियल रिजीम। और इसका सामना करने के लिए लोगों के कहने पर ये पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर की बात सुनती है, अपने कार्डर की बात सुनती है, अपने नेताओं की बात सुनती है, अपने सपोर्टर, अपने वोटर की बात सुनती है, उनके कहने पर साथ आई हैं। क्यों? क्योंकि इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से और एक तानाशाह सरकार से छुटकारा दिलाना है। जैसा कुछ 1977 में जनता पार्टी ने करके दिखाया था, मेरा मानना है 2023-24 के चुनाव में इंडिया अलायंस भी वही महारत, वही मुकाम हासिल कर सकता है। ओके, आई नो कि पॉलिटिक्स में बहुत ह्यूमन ओरिएंटेड गेम्स भी होते हैं और आपको कभी पता नहीं होता कि सामने वाला सच में मेरे साथ है या नहीं। एटलीस्ट ये नैरेटिव मुझे मिलता है। तो ये कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करने के लिए आपको खुद जाना पड़ा, खुद कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ी लोगों के साथ? मतलब यू मीन एज अ पार्टी? हाँ, एज अ पार्टी। आप तो लोगों में होते हैं सारा दिन, सारा टाइम लोगों से Okay. मिलते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी में नेताओं का काम ही यही होता है कि 24 घंटे लोगों के बीच रहो, उनकी बातें सुनो, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए, समझिए। मुझे याद नहीं किसने, आई थिंक अभिजीत चावड़ा सर ने कहा था शो पर। जानता हो अभिजीत चावड़ा को? नहीं। ओके, वो एक पॉडकास्टिंग लेजेंड है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है। उन्होंने कहा था कि दी ओनली वे someone else will be able to come into power is through something like this, a collaboration where every other party gets together। और ये सच में हो रहा है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजीज के साथ सेंट्रल इलेक्शंस को एंटर करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द नैरेटिव गोइंग ऑन राइट नाउ, जितना भी आप शेयर कर सकते हो? लोगों को क्या जानना चाहिए INDIA के विजन के बारे में? देखिए, मैंने जो बात बताई, हम साथ क्यों आए इस देश में जो प्रॉब्लम्स आज हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए और भारत देश को एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट देने के लिए। ये एक लड़ाई है दो ब्लूप्रिंट्स के बीच में। एक बीजेपी का ब्लूप्रिंट है जो पिछले 10 साल से आप देख रहे हो, उन्होंने 10 साल में ऐसा क्या हासिल कर लिया। एक हमारा ब्लूप्रिंट है, अब हम लोगों के बीच वो लेकर जाएंगे कि क्यों हमें वोट देना चाहिए। इट इज़ द पीपल हु हैव टू डिसाइड उन्हें कौन सा ब्लूप्रिंट पसंद है। मुझे 1977 में जो जनता पार्टी ने जिस प्रकार का ब्लूप्रिंट दिया, अपनी बातें रखी उस समय की एक तानाशाह सरकार को हटाने के लिए, वैसा ही कुछ आज होता नजर आता है। लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं, देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है उसमें वो ताकत है वो करके दिखाने की। आपने कहा डिक्टेटर नैरेटिव या फैसिज्म नैरेटिव और कम्युनल नैरेटिव, इन दोनों नैरेटिव्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है पिछले 9 सालों में। जो मैंने कहा था कि बिजनेस सर्कल्स में बीजेपी को सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ क्रिटिसिज्म ये कभी कभी आपको सुनाई देते कि यार नहीं फैसिस्ट है, नहीं कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आई फील कि कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा डेफिनेटली बढ़ चुकी है और ये मुझे महसूस भी होता है, और मैं पॉडकास्ट के थ्रू उस कम्युनल टेंशन को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, दो इट माइट ओनली रीच आउट टू 1 मिलियन और 2 मिलियन इंडियंस। ठीक है, आई डोंट फुल्ली अग्री विद द फैसिस्ट नैरेटिव, क्योंकि जब मैं वहाँ गया कैबिनेट, जब मैं गया मैंने सबसे पूछा इसके बारे में। कहाँ गए आप? मैं कैबिनेट, मैंने जब कैबिनेट मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज करे, आई पोज दिस क्वेश्चन टू देम एंड आई वाज हैप्पी विद देयर डिफेंस, एटलीस्ट अगेन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, कि जिस तरह से उन्होंने इस फैसिस्ट नैरेटिव को काउंटर किया, आई वाज सैटिस्फाइड विद देयर नैरेटिव एंड ऑब्वियसली आई कांट रिपीट, क्योंकि उन्होंने डिटेल्स के साथ पूरे नैरेटिव को ब्रेक डाउन किया था। माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि फैसिज्म होने वाला है देश में, डिक्टेटरशिप होने वाली है देश में। आई डोंट नो, मे बी आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। आप इस आर्ग्यूमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? देखिए, इसका रिस्पॉन्स तो देश की जनता देगी। आप एक राह चलते आदमी से पूछिए उसे वो क्या महसूस करता है। मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपसे समझने की कोशिश करूंगा, शायद उससे इस सवाल का जवाब निकल जाए। श्योर। आज कोई आपको फ़ोन करता है, किसी को भी फ़ोन करता है, आप तो फिर भी एक इम्पॉर्टेंट आदमी, एक साधारण से आदमी को फ़ोन करता है, नॉर्मल लाइन पे बात कर रहा होता है, तो वो कहता है फ़ोन काट, व्हाट्सएप पे कॉल कर, फेस टाइम पे कॉल कर। एक हर शख्स के मन में डर है कि सरकार हर चीज़ देख रही है, हर चीज़ सुन रही है। कोई गलत बात नहीं करनी किसी को, कोई लेन देन की बात नहीं करनी, साधारण सी बात भी करनी है तो लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करो यार, फेस टाइम पे कॉल करो, किसी और VoIP ऐप पे कॉल करो। क्यों? क्योंकि एक इनहेरेंट डर है सबके मन में इस सरकार को लेकर। इस सरकार ने इंस्टीट्यूशंस और इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दुरुपयोग कर इस देश में डर पैदा किया है। इस डर से लोगों को छुटकारा दिलाना है, लोगों के मन से ये डर निकालना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 में पेट्रोल 55 रुपये प्रति लीटर मिला करता था,
क्या आज एक समाज को 55 का और दूसरे समाज को 100 रुपए का मिल रहा है? ऐसा नहीं है। दोनों को 100 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल मिल रहा है। डीजल 45 रुपए प्रति लीटर पे मिलता था। क्या ऐसा है कि एक समाज या एक वर्ग विशेष को बीजेपी 45 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल दे रही है और दूसरे समाज जिसे कंट्रोल करने की बात करती है उसे 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल दे रही है? महंगाई, बेरोजगारी, ये इस देश के रियल इश्यूज हैं। इन इश्यूज पे इलेक्शन होना चाहिए। इन इश्यूज की बात लोगों को करनी चाहिए। समाज को बांटने का, जात, धर्म, बिरादरी, भाषा के नाम पे जो समाज को बांटा जाता है, ये कुछ पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए करते होंगे, लेकिन बातें होनी चाहिए बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महंगाई की, रोजगार की। इन इश्यूज पे बात करिए। मनजोत बैठे हैं रूम में जो दिल्ली से है। ही इज 20 years old, 20 नो, ये 21। ये मुंबई में पिछले 1-2 साल से, बट आई ऑलवेज हर्ड हिम स्पीक पॉजिटिवली अबाउट AAP। एंड जितने भी मेरे दिल्ली के दोस्त हैं पॉजिटिवली बात करते हैं। जो मैंने पहले भी कहा था कि शायद मुंबई तक आपका PR पहुंचा नहीं है। आई एम क्यूरियस टू नो इफ यू गाइज नो दैट, एंड आई एम क्यूरियस टू नो कि अगर आपकी कोई ऐसी विजन है फॉर नेशनल एक्सपेंशन, क्योंकि यू वेंट फ्रॉम बीइंग अ वन स्टेट पार्टी टू अ मल्टी स्टेट पार्टी, पर अभी अगर ये पॉलिटिकल स्टार्टअप को ज़्यादा स्केल करना है। देखिए, आई टेक दिस इनपुट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक, और मैं ज़रूर इस फीडबैक को अपनी पार्टी में भी डिस्कस करूँगा कि कैसे हम और लोगों तक पहुँचें, मुंबई तक पहुँचें, और शहरों तक और राज्यों तक पहुँचें। और उसमें PR करने की बात हो या अपनी बात लोगों तक पहुँचाने की एक योजना हो, मिशन हो, उसमें जो करने की कोशिश हम कर सकते हैं हम करेंगे, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से। अब मैं एज अ पॉडकास्टर कुछ चीज़ें कहूँगा। आई एम सॉरी इफ़ आई एम क्रॉसिंग अ लाइन। शुरू करिए। देखो, मैं पॉलिटिक्स सीख रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, आप जैसे लोगों से मिलकर, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स से मिलकर। मैंने ये डेफिनेटली नोटिस किया है कि हर टॉपिक को लेकर हर पार्टी खुद के पॉजिटिव्स को ही हाईलाइट करती है और दूसरे पार्टी के नेगेटिव्स को हाईलाइट करती है। और मैंने ये भी समझा कि ठीक है, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये करना पड़ता है। एंड देन एक डीपर लेयर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का। तो इसलिए मैं ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सवाल अब पूछने लगा हूँ, स्पेशली पॉलिटिशियन से। सो दैट्स वाई द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक सवाल है आपके लिए, सो टेक योर टाइम विद इट। परिणीति चोपड़ा के सॉरी हाउ इरिटेटेड डू यू गेट? नहीं पूछिए वो एलिफेंट इन द रूम को हटाया जाए, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि परिणीति चोपड़ा के बारे में थोड़ी सी बातें करनी चाहिए, भाभी के बारे में। तो आप बताइए, आप मिले कैसे? आप देश के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, अब आप मेरे फ्यूचर पे आ गए। ओके, जस्ट किडिंग। आप हटाना चाहोगे वो एलिफेंट इन द रूम को कि बाद में? नहीं, पूछिए आप पूछिए। कैसे मिले आप? अब देखिए, सारी चीजें मुझसे आज मत पूछिए। मैं घर जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी कि सारे जवाब देकर आ गए। लेकिन आई कैन ओनली से इस विषय पे कि हम जैसे भी मिले, इट वाज अ वेरी मैजिकल एंड अ वेरी organic way of meeting, and it is something that I thank God every day for giving me Pariniti in my life. खुश हो लाइफ में? हाँ, खुश हो। या क्यों खुश हो? Because God is very kind and I'm happy. ओके, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ की? बहुत बड़ी blessing है, and I'm extremely happy that I have her as my partner. As I said, I thank God every single day for giving her to me, for her presence in my life as my worthy partner. Okay. पूरा देश बहुत ज्यादा खुश है आपकी शादी को लेकर, ये भी एक नैरेटिव है। मैं देश से ज्यादा खुश हूँ शादी को लेकर। मेरे रिसर्च में ये निकल गया, अरे यार परिणीति क्यूट कपल। आपको लगता है आपका एक क्यूट बॉय इमेज आपको पॉलिटिक्स में भी हेल्प करता है? अब यार, वो क्यूट बॉय इमेज देखकर वोट दे दें या हमारा काम देखकर वोट दे दें, अल्टीमेटली तो वोट चाहिए होते हैं, तो वोट मिल जाए तो हम अच्छा काम करेंगे। ये तन्मय भट्ट ने मुझसे कहा था कि या तो भी वेरी मेमोरेबल लुकिंग या तो भी वेरी गुड लुकिंग। तो आप वेरी गुड लुकिंग हो। चलिए, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय मदर एंड माय फादर। ये उनकी जीन्स है, उनका DNA है, जिसकी वजह से मैं जैसा हूँ। आई फील कि आप पहले तो आई कैन यू क्लियरली फोकस ऑन योर ग्रूमिंग ऑल्सो। आप बहुत यू आर वेरी वेल ग्रूम्ड। ये दिल्ली के लोगों की खासियत होती है, यू गाइस केयर मोर अबाउट फैशन एंड ग्रूमिंग। एम आई राइट? यार क्या ग्रूम, आज शेव कर ली 6 दिन बाद। नहीं, आप अच्छे दिखते हो, हॉट दिख रहे हो। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। चलिए, थैंक यू। ओके, टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़े समदेश जोन में जा रहा है। जाइए। हाउ डू यू लुक बैक एट दैट समदेश कन्वर्सेशन? इट्स गुड यार, आई लाइक दैट। हाँ,
वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन इंटरव्यू. ऐसा इंटरव्यू लोग लेते नहीं हैं. Okay. तो काफी अलग था, अच्छा था, मजा आया. He reaches a lot of the rooms that I enter, whether it is with Gen Zs or whether it is with business folks. हर कोई उनके इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा देखते हैं. I feel कि वो देश के लिए बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, and I hope his stuff reaches more क्योंकि वो बहुत politically informed है. हाँ, वो पॉलिटिकल सवाल खूब पूछते हैं. Okay. But how is it being on the receiving end? आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बिकॉज यूजुअली हम नेताओं को जो इंटरव्यूज करने की आदत होती है, वो सिंपल हार्डकोर पॉलिटिकल सवाल आता है, एक जवाब आता है, वो बात खत्म हो जाती है. बट वो थोड़ा और डीप जाते हैं, आपसे और चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बड़े पर्टिनेंट सवाल पूछते हैं, और एक बहुत ही कैंडिड और इनफॉर्मल मैनर में पूछते हैं. तो जो बात नहीं भी बोलनी होती, वो लोग बोल देते हैं वो बात. तो वो एक उनका ढंग है. आपका भी ढंग है. यू ऑल्सो हैव अ वेरी डिफरेंट एंड अ नाइस स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. आई रियली अप्रिशिएट इट. आपने बहुत खुलकर बातें करी मेरे साथ. बहुत कम लोग टाइगर की तरह बातें करते हैं. आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट. आई रिस्पेक्ट योर एजुकेशन अ लॉट. आई रिस्पेक्ट दैट यू केम होम. आई लव यू ब्रो. हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. अब आपकी ये परसेप्शन चेंज हो गई कि मुझे गुस्सा बहुत आता है. नहीं, आप में वो पंजाबी ट्रेट है. वो हाँ, वो माय पंजाबी रेडर हैज गॉट दैट. मैं भी पंजाबी हूँ. सो आपसे सीख कर मुझे बहुत अच्छा लगा. आई लव बीइंग disagreed with on the show. I love disagreeing on the show, but in a civilized manner. मुझे झगड़े नहीं करने, मुझे बस सीखना. And I feel like I'm a representation of a lot of young people in India as well. So bro, sorry I called you bro. No, please okay. call me bro. Okay. I don't mind that. लोग नाराज हो जाते हैं bro कैसे बुला लिया. राघव बोलो, भाई बोलो, bro बोलो, भाई साहब बोलो, जो बोलना है बोलो. कोई भी signing off note है podcast को लेकर? यूथ के लिए इस पूरी कॉन्वर्सेशन से जो एक मैसेज निकल कर आया है, वो मुझे लगता है वो ये है कि लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर इस देश की कमान संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. भारत की लोकसभा में 30 ईयर से कम एज के सिर्फ 1.5%, 1.5% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जबकि भारत एक युवा देश है. नॉर्वे जो एक बूढ़ा देश है, उसकी पार्लियामेंट में 14% एमपीज 30 ईयर्स की उम्र से कम है. तो ऐसा क्यों है कि और देश जो बूढ़े हो चले हैं, उसमें युवा आगे आकर देश की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में युवा राजनीति में नहीं आना चाहते, और अगर आना भी चाहते हैं तो उनकी राह में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं. और आपको पॉलिटिकल गॉडफादर चाहिए, मनी पावर चाहिए, मसल पावर चाहिए, मीडिया पावर चाहिए, कई प्रकार के इनहेरेंट ऑब्स्टिकल्स एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं. यहाँ पे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, कई सारी प्रॉब्लम है. लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सामना करके आगे आने का जो एक जज्बा है, वो होना चाहिए. आपने भी बोला कि हमारी बातों से निकला कि लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ही ख़राब इंडस्ट्री है, वर्ल्ड है, या बहुत ही गंदी दुनिया है. जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति का इस देश की दूषित हो चुका है, पल्यूट हो चुका है. लेकिन कौन साफ करेगा? हमें, आपको और हमको ही मिलकर साफ करना पड़ेगा. हम साफ नहीं करेंगे देन वी विल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय दीज पीपल. हमारे से जो लोग हमारे मुद्दे नहीं उठा सकते, जो हमारी बात नहीं समझ सकते, जो लोग सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए राजनीति में आए हैं, वही लोग फिर इस देश को चलाएंगे. तो ज़रूरी है कि आप आगे आएँ, राजनीति में देश की हिस्सा लें और इस देश की कमान खुद संभालें. I think it begins with education. और it begins with education. At least 2023 में आपकी एजुकेशन लाइफ लॉन्ग है. अब AI की वजह से, या फ्यूचर टेक की वजह से, या कंटेंट की वजह से, और यहाँ हम बस एजुकेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं. Thank you for speaking the way you did. Really appreciate it. Thank you. Really, Thank really you bro. so much. And I hope to speak to you again क्योंकि और बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ. So see you very soon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. तो दोस्तों ये थी आज की कॉन्वर्सेशन. जो चीज़ें मैंने आउटरो में कही राघव चड्ढा से, आई जेन्युइनली मीन इट. बहुत कम लोग आकर इस ब्रेवरी के साथ, इस वीरता के साथ बातें करते हैं हमारे शो पर. ही इज़ वन ऑफ देम. इनमें डेफिनेटली एक लीडर दिखाई देता है मुझे, एंड आई एम श्योर आपको भी. डेफिनेटली राघव भाई इज़ गोइंग टू बी बैक ऑन द शो. अगर आपको ये वाली कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी तो मुझे ये बताइए कि क्यों अच्छी लगी, और अगर आपको ये लगता है कि हम ऐसे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस इंप्रूव कर सकते हैं तो हमें बताइए कैसे. आरसी भाई विल बी बैक सून, TRS विल बी बैक सून. सपोर्ट करते रहिए दोस्तों. बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस अब रिलीज होंगे TRS पर.
फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।